पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज अमित शाह बिहार में हैं और बिहार में चुनाव की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने को पटना के मौर्या होटल में गए थे। इस पर भी कई तरीके की चर्चाएं हैं और जो आप कहते रहे हैं कि जुड़वा भाई का फार्मूला ही निकलता नजर आ रहा है, तो यह माना जा रहा है कि अब कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बराबरी से लड़ेंगे और यह एनडीए अलायंस का सीमेंटेड होना भी दिखता है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, बिहार कैसे लड़ेंगे, बिहार कैसे जीतेंगे, यह यक्ष प्रश्न है। क्योंकि वह अपने ही घर में घेर लिए गए हैं, घेरे जा रहे हैं और उनके नेतृत्व को, उनके फैसलों को, उनके संजय यादव को एक के बाद दूसरे चुनौती दे रहे हैं। देखिए, राजद के बारे में हमारी स्पष्ट मान्यता है कि वोट तो लालू यादव का है और लालू यादव हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी चयनित किया है। तो वोट लालू यादव का है, लेकिन इधर के दिनों में पिछले कई चुनावों से 2015 के बाद से ही कहें कि राजद के मालिक तेजस्वी यादव बन गए और यह बात लालू यादव के परिवार के दूसरे सदस्यों को पसंद नहीं है। पहले मुखर सिर्फ तेज प्रताप यादव हुआ करते थे। मीसा भारती की खामोशी, मीसा भारती की कुलबुलाहट प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती है, लेकिन कई मौकों पर सभी ने सोचा और समझा है। लेकिन रोहिणी आचार्य, लालू यादव की वह बेटी जिन्होंने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी, हम सलाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य ने सारण का लोकसभा चुनाव लड़ा और मामूली मतों के अंतर से चुनाव हारी। रोहिणी आचार्य अपने लोगों से बातचीत में कहती है कि उनके खिलाफ भी साजिशें हुई। तो देखिए, रोहिणी आचार्य को हम फूल वाली बेटी नहीं कहते हैं, फ्लावर वाली बेटी नहीं कहते हैं, फायर वाली बेटी है। तो तेज प्रताप यादव तो पहले से ही घर से निकाले जा चुके, पार्टी से निकाले जा चुके। मीसा भारती की कितनी उपयोगिता है और कितनी जिम्मेवारी है, राज्यसभा की सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य ही हैं। तो रोहिणी आचार्य ने आज तो आग ही लगा दिया। देखिए, एक आलोक कुमार है, रोहिणी आचार्य के बड़े प्रशंसक हैं और रोहिणी आचार्य की बातों को आगे बढ़ाते रहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं, रथ पर सवार हैं। तो रथ की अगली सीट पर संजय यादव भी बैठे हुए देखे गए। यह तस्वीर सामने आई और इस पर आलोक कुमार ने इतना तंज कसा। पहले हम वह पोस्ट बता देते हैं, इसके बाद जो आग भड़की है कि आलोक कुमार ने लिखा, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में जब वे नहीं हो तो किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। तो वही वाली बात हो रही है कि राम जी यदि चले गए वनवास को तो फिर उनके जगह पर, तो उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है, इशारा साफ है। दूसरा पैरा है, वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट अंडर ब्रैकेट फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे बैठते देखने के अभ्यस्त है। उनकी जगह पर कोई और बैठे, यह भी इन्वर्टेड कॉमा में है, ये हमें तो कतई मंजूर नहीं है। ठकुर सुहाती करने वालों, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सीधा हमला संजय यादव पर, क्योंकि वे ही तेजस्वी यादव के स्ट्रेटजिस्ट हैं, तेजस्वी यादव के सबसे करीब हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि आरजेडी में टिकट दिलाने की और टिकट देने की कोई गारंटी दे सकता है तो तेजस्वी के बाद संजय यादव ही हैं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारनहार नजर आता है कि अलग बात है।
यह बात सिर्फ आलोक कुमार ने लिखी होती अजीत जी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसे रोहिणी आचार्य ने अपने पेज पर रीपोस्ट कर दिया। रोहिणी आचार्य का वेरीफाइड पेज है और इसके बाद बाबेला मचा। हमने कहा रोहिणी आचार्य फ्लावर नहीं है, फायर वाली बेटी है। वह तेज प्रताप यादव नहीं है कि बाबेला होने के बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया और यह कहकर कि हमारा जो पासवर्ड है किसी दूसरे के पास था इसलिए किसी ने गड़बड़ी कर दी। तो यह पोस्ट जब इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी बना हुआ है रोहिणी आचार्य के एक्स हैंडल पर और रोहिणी आचार्य के फेसबुक पेज पर। अब सवाल यह पैदा होता है कि घर में इतना महाभारत और लड़ना बिहार को है, तो आप तो घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं और रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप यादव हो या मीसा भारती हो, उन्हें लगता है कि हमें दरकिनार किया जा रहा है, हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो हिस्सा है, राजनीतिक हिस्सा है, वह मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है और मालिक कोई दूसरा बन बैठा है। ऐसे में तो बहुत ही मुसीबत वाली स्थिति। देखिए, तेजस्वी यादव को हमने कल भी चर्चा की थी, भूरा बाल की बात करने वालों से लड़ना है, क्षेत्रों में जो एंटी इनकम्बेंसी है उनके नेताओं के खिलाफ उनसे लड़ना है, लेकिन घर में भी शांति नहीं है। घर में आग लग गई है और यह आग कैसे बुझेगी? अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, तेजस्वी यादव की लड़ाई के कई मोर्चे खुल गए हैं, कई मोर्चे, कुछ मोर्चे तो आपने बता दिए। एक मोर्चा तो उनका अभी कांग्रेस पार्टी के साथ ही खुला हुआ है, जो सहयोगी पार्टी उनकी है उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित कर रही है और ज्यादा से ज्यादा टिकट लेने पर अड़ी हुई है। दूसरे सहयोगी पार्टी भी जो है वो भी अपना मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं। कांग्रेस लगातार अपनी ताकत दिखा रही है। अभी 24 तारीख को कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में करने जा रही है। तमाम बड़े नेता फिर पटना में उतरेंगे, फिर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। तो एक कांग्रेस की चुनौती है। एक क्षेत्रों में हमने देखा कि जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की है, जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे उनको लड़ना है। और ऊपर से एक चुनौती उनके घर की लड़ाई की है। घर की लड़ाई में जो चुनौतियां हैं, जो उसके कई डायमेंशन है। घर की लड़ाई उनकी कई लेवल पर लड़ी जा रही है। एक स्तर तो ये है कि भाई बहनों के बीच में जो शक्ति का संघर्ष है, सत्ता का जो संघर्ष है, वो चल रहा है किसी न किसी स्तर पर। और एक दूसरी लड़ाई चल रही है उनके जो सबसे करीबी सलाहकार हैं, सहयोगी हैं, संजय यादव को, उनको दरकिनार करने के लिए, उनको निपटाने के लिए, चुनाव के पहले उनको हाशिए पर डालने के लिए। अब ये लड़ाई सबसे कठिन है तेजस्वी यादव के लिए। पहले ये लड़ाई इस मुकाम तक पहुंची, इसमें तेजस्वी यादव की अपनी गलतियां हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ी गलती तो तेजस्वी यादव की तो ये है कि आप किसी को रणनीतिकार बनाते हैं तो उसको आप इतना आगे कैसे लेके जा सकते हैं कि वो आपकी पार्टी कंट्रोल करे और आपको कंट्रोल करे? ये तो नहीं हो सकता। हम लोगों को किसी को पता है ज्ञानेश्वर जी की प्रधानमंत्री की रणनीति कौन बना रहा है, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? 20 आदमी की टीम प्रधानमंत्री के लिए और अमित शाह के लिए सर्वे करती है। कर्नाटक की टीम है और हैदराबाद की टीम है, दिल्ली की टीम है, राजस्थान का आदमी है, मध्य प्रदेश का आदमी। हम सबके नाम हम जानते हैं, लेकिन किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आम आदमी, आम लोगों में कोई उनका नाम नहीं जानता है। तो रणनीतिकार जो होता है वो पर्दे के पीछे उसको काम करना है, चुनाव का सर्वे कराना है, उसको फीडबैक ले आना है, अपने नेता को सही जानकारी देनी है कि ये फीडबैक है। अब रणनीति बनाने वाला व्यक्ति, उसमें भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ डाटा के साथ खेलने का काम करता हो या डाटा जुटा रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो बिहार से नहीं हो, उसको आप इतनी तरजीह देंगे, इतना आगे ले आएंगे तो रिजेंटमेंट निश्चित रूप से होगा। हम संजय यादव की क्या उपयोगिता है हम उस पर नहीं जा रहे हैं, उनके मेरिट पर भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उनमें बहुत ही मेरिट है तब भी उनको राज्यसभा भेजना, पार्टी के संगठन में इतना महत्वपूर्ण देना, इतना महत्वपूर्ण बनाना कि वो आपको भी कंट्रोल करें और आपकी पार्टी को भी कंट्रोल करें, तमाम राजनीति को भी कंट्रोल करें। ये तो नहीं होना चाहिए ना। सारी शिकायत इसी बात की है। तेज प्रताप भी बार बार इस क्या कहते रहे। तेज प्रताप जो बार बार कहते हैं, जयचंदों की जो बात करते हैं, वो किन की बात करते हैं? उनके भी निशाने पर संजय यादव हैं। उनको भी लगा कि उनको साइडलाइन किया गया। भाई अगर साइडलाइन करे, या तो भाई की शिकायत आप जाके कर सकते हैं अपने माता पिता से, माता पिता भाई को बुला करके समझाता भी है, भाइयों की लड़ाइयां चलती हैं। लेकिन भाई के बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको अपमानित कर रहा है या आपको मिलने का मौका नहीं दे रहा है या आपकी राजनीतिक संभावनाओं को खत्म कर रहा है, तो ये बात लोगों को ज्यादा चुभती है। तो तेज प्रताप को तेजस्वी यादव नहीं चुभ रहे थे, उनको संजय यादव चुभ रहे थे।
हम्म। इस बात को कौन समझेगा? इस बात को तेजस्वी समझेंगे ना, कि अगर उनको जी। परिवार को साथ लेकर के चलना है, परिवार की एकजुटता बनाए रखनी है, तो उनको कहां तक अपने किस सलाहकार को आगे बढ़ाना है या किस नेता को कहां तक आगे बढ़ाना है। इतने वर्षों में पता नहीं वो कैसे नहीं सीख पाए लालू यादव से, कि लालू यादव ने भी बाहर के अनेक लोगों को राज्यसभा भेजा, लेकिन कभी किसी को अपनी रणनीति पर हावी नहीं होने दिया, अपनी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। कोई व्यक्ति उनकी राजनीति को कंट्रोल नहीं कर सका कि वो किससे मिलेंगे, किससे क्या बात करेंगे, किसको टिकट देंगे, ये दूसरा कोई तय नहीं करता था, ये लालू यादव खुद ही तय करते थे। ये कोई नहीं कह सकता बिहार में कि प्रेम गुप्ता ने कभी उनके लिए इस तरह का काम किया है। नहीं किया। वो राज्यसभा में लगातार राज्यसभा में, अभी भी राज्यसभा में है। तो संजय यादव राज्यसभा में जाए, लेकिन कोई संजय यादव शरद यादव तो नहीं हो रहे हैं ना कि वो बिहार की राजनीति को समझेंगे, राजनीति को कंट्रोल करेंगे। तो ये सबसे बड़ी शिकायत है। और यहाँ ये कमी जो हमने कहा कि ये तेजस्वी की कमी है, वो क्यों डिपेंडेंट होते चले गए, क्यों एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होते चले गए? बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि 2015 में जब 80 सीटें जीती जनता दल यू, तब तो संजय यादव रणनीति नहीं बना रहे थे, तब तो प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे थे। और प्रशांत किशोर के बगैर भी काम चला ना आरजेडी का। प्रशांत किशोर चले गए छोड़ करके और कोई रणनीति बनाने वाला नहीं रहा, तब भी आरजेडी को 75 सीटें आई अगले चुनाव में। जब वो अकेले लड़े, नीतीश कुमार के बगैर लड़े। तो इसका ये मतलब, स्पष्ट मतलब है कि रणनीतिकार महत्व नहीं रखता। उसका एक निश्चित रूप से एक मतलब है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकता। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण वो नहीं होता है, उसकी एक भूमिका है। वैसे बाकी दूसरे तमाम नेताओं की भूमिका होती है, जैसे किसी नेता के सहयोगी सलाहकार की भूमिका होती है, उतनी ही भूमिका होती है। अल्टीमेटली आपने जैसा कहा कि वोट तो लालू यादव का है, और वो वोट लालू यादव ने ट्रांसफर कर दिया मान लीजिए तेजस्वी यादव को। तो मुस्लिम यादव को कैसे साथ रखना है, ये थोड़े तेजस्वी यादव या लालू यादव को सीखना है संजय यादव से या किसी भी दूसरे व्यक्ति से। अब देखिए, एक उदाहरण के लिए हम और नाम ले लें, सुनील कनुगोलू। कभी दिखते हैं क्या कि सुनील कनुगोलू कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, वो रणनीति बना रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं, वो एक रणनीति बना रहे हैं, अपना उनका काम है। अरे प्रशांत किशोर ही जब तक नरेंद्र मोदी के साथ थे कहां दिखे थे? नीतीश कुमार के साथ भी आए तो जीत के जश्न में दिखाई पड़े। और देखिए, लालू यादव के परिवार की फैब्रिक को हम लोग जानते हैं। जब हम लोग 5 महीने पहले चर्चा करते थे तो कहते थे कि यहाँ पंच देवता की पूजा करनी होती है। पंचदेवता, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव। लेकिन अब सिर्फ 2 देवताओं की पूजा होती है, एक तेजस्वी यादव और दूसरे संजय यादव। और देखिए, जो कांग्रेस वाली बात आपने कही ना, आज जैसे ही रोहिणी आचार्य ने यह सब किया है, लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि देखिए, रोहिणी आचार्य सिर्फ अपने मन से नहीं कर रही है, उनके साथ परिवार में कई लोग खड़े हैं। और जो घोषणा में देरी हो रही है कांग्रेस की ओर से, जो तेजस्वी यादव को घोषित नहीं किया जा रहा है, कहने वाले यह भी कह रही है, चर्चा और अफवाह है कि परिवार की ओर से ही कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात का संकेत दिया गया है कि जो फुटबॉल है ना, इधर पहले आने दीजिए, तब फैसला कीजिएगा, तब सब कुछ ठीक होगा। मतलब अब जो महादेव हैं, उन्हें भी इस बात की चिंता लगने लगी है कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा चेंज है। उनके परिवार के डायनेमिक्स में भी एक बड़ा चेंज है। और ये डायनेमिक्स भी जो बदला है, हम उसी पर आ रहे थे। जो तेजस्वी का, जो शुरुआती तेजस्वी यादव का, एक हो सकता है कि मैच्योर, बहुत राजनीतिक अनुभव नहीं होने के कारण या किसी वजह से वो डिपेंडेंट होते चले गए, कहने वाले और बहुत सारी बातें कहते हैं कि कैसे उनको डिपेंडेंट बना लिया गया, लेकिन उस डिटेल्स में नहीं जाए, तब भी वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनका बिहेव रहा है कि वो डिपेंडेंट होते चले गए एक व्यक्ति के ऊपर, संजय यादव के ऊपर। जब आप, संजय यादव की जड़ें तो है नहीं बिहार में, उनको अगर वो भी अपनी सीमा को समझते, तो वो सीमा को समझते तो वो फिर वो इस तरह के काम नहीं करते। उनकी तरफ से भी इस तरह के प्रयास हुए कि उनके ऊपर लाइमलाइट रहे, उनको भी फोकस मिले। हमने कई लोगों को सुना कि वो किन किन शर्तों पर लोगों को मिलने देते हैं तेजस्वी यादव से, उस तरह की बातें होने लगी। फिर हर जगह उनका आगे आना, मीडिया में अपने को दिखाना, मीडिया में अपने को प्रेजेंट करना, ये सब एक तरह की पोजीशनिंग उनकी अपनी होने लगी। और ये बात होने दी तेजस्वी यादव ने, ये नहीं होने देना चाहिए था। तो एक तो ये पहले ये एक मेजर जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, वो मिस्टेक हुई। अब चूंकि हमने कहा कि उनकी, संजय यादव की जड़ें नहीं है बिहार में, तो कैसे वो अपने को मजबूत करेंगे? एक तो नेता को डिपेंडेंट बना करके, जो नेता उत्तराधिकारी है उसको डिपेंडेंट बनाया उन्होंने, और उसके बाद जो इनसिक्योरिटी होती है, उस इनसिक्योरिटी में वो व्यक्ति दूसरे लोगों को छांटना काटना शुरू कर देता है कि कोई दूसरा आसपास नहीं रहे।
इससे नेता कमजोर होते हैं। जब नेता को डायरेक्ट फीडबैक मिलना बंद हो जाए, जब उसके अपने लोग उससे कटने लगे, दूर कर दिए जाए, तो अल्टीमेटली इससे नेता कमजोर होते हैं। ये बात भी तेजस्वी को समझनी चाहिए है। तो संजय यादव की तरफ से एक किसी न किसी लेवल पर यह प्रयास हुआ कि परिवार के लोग तेजस्वी यादव से दूर रहे, क्योंकि परिवार के लोग साथ में रहेंगे तो फिर इनके ऊपर डिपेंडेंस उस तरह से नहीं बनेगी जैसी अभी बन गई। बिल्कुल। तो ये बात सबने महसूस की, पहले तेज प्रताप यादव ने महसूस की, उन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया, तो उनको बाहर कर दिया गया। क्या उनके पीछे साजिश हुई, कितनी बड़ी साजिश हुई, ये सब भी सारी चीजें, कुछ चीजें तो सामने है, कुछ और चीजें सामने आ जाएंगी। अब रोहिणी आचार्य ने एक उसको ये उनका पोस्ट, आलोक कुमार का पोस्ट उन्होंने शेयर किया है, और शेयर करके उन्होंने बहुत, शेयर करने का मतलब होता है आप किसी पोस्ट को लाइक करें, कोई आपका पोस्ट शेयर करे, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति से सहमत हैं, लेकिन जिसने शेयर किया है वो सहमत है, तभी उसने शेयर किया है। मतलब इस कहने का मतलब कि आलोक कुमार ने जो व्यूज प्रकट किए हैं, उन व्यूज से रोहिणी आचार्य सहमत हैं, तभी उन्होंने उसको वापस पोस्ट किया है, इंडोर्स कर दिया ना, इंडोर्स कर दिया। उसने इंडोर्स किया उस बात को। तो उसमें किन बातों को इंडोर्स किया? उसमें तेजस्वी की पोजीशन को चैलेंज नहीं किया गया, उसमें तेजस्वी की पोजीशन को इंडोर्स किया गया है। अभी कम से कम रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को या उनके पोजीशन को चैलेंज नहीं किया है कि वो जगह, आलोक कुमार ने लिखा है कि वो जगह लालू यादव या तेजस्वी यादव के लिए हम लोग देखना चाहते हैं, बिहार के लोग देखना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो बातें कही गई हैं कि कोई व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा में अपने को शीर्ष नेतृत्व से बड़ा समझने लगे, इस बात को इंडोर्स किया कि इसका मतलब कि संजय यादव अपने को बड़ा समझ रहे हैं तेजस्वी यादव से, या अपने को उनकी कुर्सी में फिट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनको दोयम दर्जे के रणनीतिकार, दोयम दर्जे के व्यक्ति को, इसका मतलब कि वो सेकंड ग्रेड व्यक्ति हैं और उनमें कोई ऐसी विलक्षणता नहीं है, न रणनीतिकार की न सलाहकार की। इस बात को भी इंडोर्स किया रोहिणी ने। और ये कि ठाकुर सुहाती करने वाले, मतलब चमचागिरी करने वालों को भले वो दिख रहे हो, तो इस बात को भी इंडोर्स किया कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं संजय यादव की चमचागिरी करते हैं, उनको भी डायरेक्टली अटैक किया। आलोक कुमार ने पहले किया और रोहिणी ने उनको इंडोर्स किया। तो ये एक बड़े लड़ाई का मोर्चा खुल गया। पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं, ज्ञानेश्वर जी, जो गणेश परिक्रमा करते हैं, तेजस्वी यादव को तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं, तो संजय यादव की गणेश परिक्रमा करते हैं, आसपास संजय यादव के घूमते रहते हैं, और उनको पता है कि अगर संजय यादव ने एक पॉजिटिव फीडबैक तेजस्वी यादव को दे दिया तो काम बन गया। तो वो उन सब लोगों को भी एक चैलेंज है, उन सब लोगों को भी थ्रेट है। इसका मतलब वो सारे लोग आइडेंटिफाइड है, जो लोग संजय यादव के, जिनके लिए लिखा ठाकुर सुहाती करते हैं और विलक्षण रणनीतिकार और सलाहकार समझते हैं, तो उनकी अलग बात है। तो वो सारे लोग भी टारगेटेड है। अब वो बात आई है जो आपने कही कि किसका परिवार के अंदर से किसी न किसी का, तो परिवार के अंदर से तो रोहिणी आचार्य को किसका सबसे बड़ा समर्थन है ये सब लोग जानते हैं। जिस तरह से तेज प्रताप अपनी माँ के बेटे हैं, माँ के लाडले हैं, राबड़ी देवी के लाडले हैं, वैसे ही रोहिणी अपने पिता की लाडली है, लालू यादव की लाडली है, जिनके लिए उन्होंने अपनी किडनी दी। तो ये तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने जो किया, आज तूफान खड़ा करने वाला काम किया, उसके पीछे मौन मुखर ना हो तो मौन सहमति तो निश्चित रूप से लालू यादव की है। हो सकता है लालू यादव ने डायरेक्टली ये मत नहीं कहा हो कि तुम शेयर करो या तुम अटैक करो संजय यादव को, लेकिन परिवार के भीतर उन्होंने बातें सुनी होंगी रोहिणी आचार्य ने, उनको अपने पिता के व्यूज पता होंगे, ये उनको पता होगा कि लालू यादव संजय यादव के बारे में क्या सोचते हैं, और लालू यादव अभी जो चुनाव का कैंपेन चल रहा है आरजेडी का, उसके बारे में क्या सोचते हैं, तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं, और उस बात को ध्यान में रखते हुए ही रोहिणी आचार्य ने इस बात को रिपोस्ट किया होगा। तो इसका मतलब कि हमने कहा कि मुखर सहमति नहीं हो सकती है, या हो सकता है कि बिना उनसे बात किए हुए किया हो, लेकिन मौन सहमति निश्चित रूप से लालू यादव की है। ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि लालू यादव भी इसी विचार के हैं, जो विचार आलोक कुमार के पोस्ट में जाहिर हुआ है, जिसको रोहिणी आचार्य ने इंडोर्स किया। और इधर के दिनों में अजीत जी, इधर के दिनों में आपने देखा भी होगा कि लालू यादव तो मिलने वाले लोगों के लिए जाने जाते हैं कि वो सबसे मिलते हैं। जो भी मिलने आ रहे हैं, लालू यादव अपने को मूर्ति बना लेते हैं, और इस तरीके से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मतलब असहाय लगते हैं। शायद उनके मन के भीतर का यह अंदेशा हो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो मैं संवाद करके क्या करूं। तो यह बड़ी बात है। और दूसरी बात, रोहिणी आचार्य ने आज पहली बार इंडोर्स नहीं किया है। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव राघोपुर गए थे, वहां बाढ़ पीड़ितों में उन्होंने राहत सामग्री बांटी। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया था तेज प्रताप यादव ने कि राघोपुर से जल भराव से परेशान लोग
उनके घर पर रात को आए और उन्होंने खाना खिलाया, इसकी वीडियो लगाई। इसे भी रोहिणी आचार्य ने शेयर किया था। और उसके पहले जब बिस्कोमान में सुनील सिंह की हार हुई, तब भी इसी आलोक कुमार ने लिखा था कि अभी तो शुरुआत हुई है, और यह भी रोहिणी आचार्य की सहमति से था, लोग ऐसा कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि सोनपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वह सुनील सिंह का क्षेत्र है। सुनील सिंह वहां से जीते हुए नहीं है, उस क्षेत्र के बासिंदे हैं, और सुनील सिंह ही प्रभारी थे। रोहिणी आचार्य के बारे में कहा जाता है कि उनका गुस्सा चुनाव के परिणाम को लेकर, हार को लेकर सुनील सिंह से भी है। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति घर में भीतर में भयानक आग लगी हुई दिखाई पड़ रही। और यहीं पर मुझे जीतन राम मांझी का वो बयान याद आ जाता है, जब वो परिवार वाली बात चल रही थी बोर्ड आयोग के बाद, कि तेजस्वी यादव ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या वह अपने दूसरी बहनों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं? उनका अधिकार छीन लेना चाहते हैं? तो रोहिणी आचार्य क्या चुनाव लड़ना चाह रही हैं विधानसभा, और उन्हें टिकट देने से मना किया जा रहा है, इसलिए इतना बड़ा बखेड़ा पैदा हो गया? यह भी बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, तो ये कई लेवल पर कहा ना, उसके कई डायमेंशन हैं सारे झगड़े के, कई डायमेंशन है सारे झगड़े के। एक डायमेंशन तो ये हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, उधर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को उनके चुनाव क्षेत्र राघोपुर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के लोगों को एक दिन खाना खिला रहे हैं, एक दिन जाकर के वहां राहत बांट रहे हैं, तो वहां उनको घेरा जा रहा है। क्या करेंगे तेज प्रताप यादव राघोपुर में? कहीं कोई कैंडिडेट खड़ा कर देंगे क्या, या क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। उनके पीछे किसकी ताकत लग रही है, यह भी एक स्पेकुलेशन का विषय है। दूसरा डायमेंशन ये है, जो हम लोग जीतन राम मांझी के उस बयान को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि एक परिवारवाद का इतना विरोध अचानक तेजस्वी यादव इसलिए करने लगे क्योंकि वो बाकी लोगों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। बाकी लोगों के हिस्से का सवाल अब इसलिए आता है क्योंकि एक बहन को अगर आप एमपी बना करके दिल्ली भेज देंगे तो आपका रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। एक भाई को आप परिवार से निकाल देंगे तो आपका रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, आपका कोई चैलेंजर बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। आमतौर पर बड़े नेता अपने बच्चों के बीच इसी तरह की चीजें ठीक इसी तरह से के समझौते कराते हैं कि एक व्यक्ति प्रदेश में रहेगा, दूसरा व्यक्ति बाहर दिल्ली की राजनीति देखेगा। तो मीसा भारती तो मान लीजिए कि एक चैलेंजर के, अब एमपी हैं, एक चैलेंजर उनको नहीं माने हम, लेकिन जो एमएलए का चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा वो भी एक बेटी जो अपने पिता लालू यादव की लाडली है। लालू यादव को उसने किडनी उन्होंने दी है, तो क्या पता वो चैलेंजर हो जाए पार्टी के भीतर। जिस तरह कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे अजीत जी, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं नदारद हैं बिहार अधिकार यात्रा में, और यदि महिलाओं को लाना है तो घर की जो पारिवारिक महिलाएं हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। रोहिणी आचार्य का नाम और आश्री यादव का नाम हम लोगों ने कल ही लिया था। बिल्कुल तो रोहिणी आचार्य के मन में भी कुछ है। और ये क्या, आप इस बात को सोचिए कि अभी तक, जैसे आपने कहा कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है मुख्यमंत्री पद की, कांग्रेस ने नहीं की है, और सबको पता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी आरजेडी। अगर चुनाव जीत जाता है इंडिया ब्लॉक, तब भी आरजेडी की सीटें 75-80 से ज्यादा तो किसी हाल में नहीं होनी है। तो आपको तो करीब 50 सीटें 45 सीटें दूसरे लोगों से चाहिए। अगर वो दूसरे लोग ये कह देते हैं कि भाई इनके ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर केसेज हैं और सरकार कानून ले आ रही है, क्या पता हटना पड़े तो कोई दूसरा व्यक्ति बना देते हैं। अगर रोहिणी आचार्य जीत करके आई है और ये हो जाए कि इनको बनाइए, तब सोचिए क्या होगा। तो फिर तो तख्ता पलट हो जाएगा, फिर तो वो हो जाएगा। और ये इस बात का जिक्र तो किया ही जा रहा है ना कि ये कानून किस लिए लाया जा रहा है, कि 30 दिन की हिरासत पर मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने वाला बिल किस लिए आ रहा है। तो मान लीजिए कि रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर में रहती हैं, उनके उनका बेदाग पाक साफ करियर है और उन्होंने त्याग किया हुआ है। मान लीजिए कि अगर यही हो कि परिवार से किसी को बनाना है तो उनको बना दीजिए, फिर तो सारी राजनीति शिफ्ट कर जाएगी। मतलब ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति में तो क्या कुछ भी संभव है, कुछ भी, हमेशा संभावना बनी रहती है कुछ भी होने की। कल को मन में कांग्रेस के मन में क्या आ जाए और मुकेश सहनी और लेफ्ट के मन में क्या आ जाए, किसकी उम्मीदवारी, किसकी दावेदारी सामने आ जाए, तो ये हो सकता है कि उस चैलेंज को रोकने की कोशिश की जा रही हो, इसलिए नाराज हो गई हो रोहिणी आचार्य, और उन्होंने एक दबाव की राजनीति, दबाव के तहत दबाव डालने के लिए एक दांव चला हो। देखिए ये चीजें भी हो रही हैं परिवार के अंदर की जो खबरें आ रही हैं, उसमें पहले यही खबर आई थी कि सारे चैलेंजर्स ने रिकॉन्साइल कर लिया है, सब लोगों ने सरेंडर कर दिया है तेजस्वी यादव और संजय यादव के सामने, क्योंकि उनको लग रहा है कि टिकट इन्हीं लोगों को देना है और सबको अपने अपने चहेते लोगों को टिकटें दिलवानी है। किसी के 2 कैंडिडेट हैं, किसी के 4 कैंडिडेट हैं, किसी के 5 कैंडिडेट हैं, और वहां परिवार के लोग किस तरह से, किस कंसिडरेशन पर किसी के लिए टिकट मांगते हैं, ये सब लोगों को पता है। तो सबके अपने अपने दावेदार हैं और सबको पता है कि संजय यादव, तेजस्वी यादव टिकट देंगे, तो सब लोग रिकॉन्साइल कर लिए, सब लोगों ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, कोई उनके सामने लड़ने को तैयार नहीं है।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस रिकॉन्साइल कर लेने का, सरेंडर कर देने का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरेंडर कर बिल्कुल। लेने पर हो सकता है कि और दबाने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर ये दबाव की राजनीति वाला दाव चला गया हो। ये हम्म। कुछ भी संभव है। लेकिन अब इससे बहुत ही चुनौती बढ़ गई है तेजस्वी यादव की। अब उनके ऊपर दबाव बनाने का मौका परिवार के बाहर के लोगों को भी मिलेगा। अब वो उस अथॉरिटी के साथ, अगर उनकी अथॉरिटी इस तरह से चैलेंज्ड है, ज्ञानेश्वर जी की, तेज प्रताप का चैलेंज अभी बाहर होकर के भी उनका चैलेंज बचा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि राबड़ी देवी उनको नहीं छोड़ सकती। नहीं तो छोड़ सकते, बिल्कुल। उनका चैलेंज अपनी जगह बना हुआ है, मीसा भारती का चैलेंज, और मीसा भारती के साथ साथ ऐसे लोग हैं जो लालू यादव के बड़े क्लोज रहे हैं, जो राजनीति के एक एक पॉलिटिकल नुआंसेज को समझते हैं और एक एक सीट के बारे में जानकारी है, उनका चैलेंज है। रोहिणी आचार्य का चैलेंज आ गया, अगर पिता की सहमति से आया है तो एक और बड़ा चैलेंज है, बड़ा थ्रेट है वो। तो इन सारे चैलेंजेस के बीच में अगर ये होगा कि तेजस्वी यादव की अपनी अथॉरिटी परिवार के भीतर इतनी चैलेंज्ड है, तो परिवार के बाहर और पार्टी के बाहर उनकी अथॉरिटी को कौन स्वीकार करेगा? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर तो और कांग्रेस को एक और मौका मिल गया। अजीत जी, एक सामान्य समझ है कि देखिए लालू यादव का कद कितना बड़ा है और लालू यादव का सम्मान कितना बड़ा है, कि जो आज कांग्रेस में और आरजेडी में तनातनी की स्थिति है, यदि लालू यादव ने पंचायत करने की कोशिश की होती और लालू यादव इस के अधिकारी हैं, लालू यादव में इतनी क्षमता है, यदि उन्होंने एक फोन उठाकर सोनिया गांधी को कर दिया होता या राहुल गांधी को कर दिया होता कि भाई इतनी देरी क्यों कर रहे हो, या जल्दी करो, नहीं तो समझते नहीं हो बिहार को। मैं समझता हूं लालू यादव की ओर से भी कोई प्रयास नहीं हुआ कि नहीं, हाँ नहीं। हम राहुल गांधी को कह दें, सोनिया गांधी को कह दें। और आप याद कीजिए कि 2020 में भी लालू यादव और जब प्रियंका गांधी के बीच वार्ता हुई, तब जाकर सब कुछ सामान्य हुआ था। तो लालू यादव की दिलचस्पी भी, और रोहिणी के व्यवहार को लेकर कहा जाता है। देखिए, आर.के. सिन्हा भाजपा के राज्यसभा सदस्य रहे, एसआईएस के संस्थापक रहे, वह पिछले कई महीनों से सिंगापुर में बीमार हैं, अस्पताल में। और रोहिणी जब सिंगापुर में रहती है, उनके व्यवहार के बारे में लोग कहते हैं कि हर दूसरे दिन वह जाकर वहां जहां आर.के. सिन्हा भर्ती हैं, उनका हालचाल लेती है और उनके साथ घंटों गुजारती है। तो यह रोहिणी का व्यवहारिक पक्ष है। इसका मतलब रोहिणी को कहीं ना कहीं से दबाने की कोशिश की गई, जिसके कारण मामला भड़क उठा है और लालू यादव की मौन सहमति। और लालू यादव कम से कम कांग्रेस से पंचायत कराने के लिए अभी तैयार नहीं है। नहीं है, तो वही कह रहे हैं कि अगर मतलब रोहिणी पहले रिकॉन्साइल किया परिवार के सदस्यों ने कि सब ठीक है, सब आदमी को टिकट विकेट मिल जाएगा, सब लोग लड़ेंगे। इसका मतलब कि वो जो लोग कहते हैं, जैसे जो महाभारत का प्रसंग है कि भाई हम 5 गांव तो छोड़ो, हम 1 इंच जमीन देने को, सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं है, तो फिर महाभारत हुआ। तो उस तरह की स्थिति दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव और संजय यादव की जो जोड़ी है, वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को राजी नहीं है। किसी को टिकट देने के लिए, किसी के समर्थकों को टिकट देने के लिए कुछ भी करने को राजी नहीं है। सारी सीटों पर अपनी दावेदारी अपना ही रखना चाहते हैं अपने हाथ में। इससे ये बगावत हुई है, इससे ये नाराजगी पैदा हुई है। और उनके व्यवहार के बारे में आपने बता ही दिया। और एक जो दूसरी जो तेजस्वी यादव और संजय यादव के साथ लोगों की शिकायत है कि वो लोग एक्सेसिबल नहीं है, तो बड़ा लिमिटेड लोग एक्सेस कर सकते हैं उनको। उसमें भी पहले एक लौह दुर्ग है, द्वार है संजय यादव का, वहां तक दस्तक दीजिए आप, वहां दरवाजा खुलेगा, फिर आपको वहीं से वापसी हो जाएगी, उसके अंदर तेजस्वी यादव तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये बात भी कहीं ना कहीं आरजेडी के तमाम लोगों को नाराज कर रही है। और इससे अगर फिर क्या होता है कि उन लोग की एक्सेस खुल पहुंचना लग शुरू कर देते हैं, वो लोग तेज प्रताप के यहाँ, रोहिणी आचार्य के यहाँ, मीसा भारती के यहाँ, लालू यादव के यहाँ। तब फिर तेजस्वी यादव और संजय यादव इनसिक्योर हो जाते हैं, फिर ये लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, फिर उन लोगों को पनिश किया जाने लगता है जो दूसरे दरवाजे पर जा रहे हैं, दूसरे देवता की पूजा करने जा रहे हैं। तो ये तमाम कुल मिलाकर के परिवार के अंदर एक बड़ा दुष्चक्र बन गया है। और उस दुष्चक्र में अब फंस गए हैं तेजस्वी यादव, और उनके पास समय नहीं है। अब जैसे अभी क्या था, अभी यात्रा में संजय यादव को लेकर के घूमने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, ये सिंपल राजनीतिक समझ की बात है कि आप यात्रा में संजय यादव को लेकर के क्या घूमेंगे? कौन जहानाबाद में उनकी सभा देख करके वोट देगा? नरेंद्र मोदी कहाँ प्रशांत किशोर को लेकर घूम रहे थे? नीतीश कुमार कहाँ प्रशांत किशोर को लेकर घूम रहे थे? ममता बनर्जी कहाँ घूम रही थी? कोई अभी पता थोड़े है कि अभी कौन आदमी चुनाव लड़, कौन किसको चुनाव लड़ा रहा है? कोई देख रहा है किसी एडवाइजर को? इतने एडवाइजर हैं, आप क्या नाम थोड़े लेंगे? हम लोग सारे एडवाइजर हैं अमित शाह के। कोई आता है साथ में जहाज में चढ़ के? कोई दिखता है किसी को कहीं? संदीप पाठक एडवाइजर हैं, प्रशांत किशोर की ही टीम के व्यक्ति थे, और आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाया, 2 राज्यों में चुनाव जिताया और राज्यसभा भी चले गए। लेकिन कहाँ वो अरविंद केजरीवाल के साथ कैंपेन करते हैं?
बिल्कुल। संदीप पाठक चुनाव की रणनीति बनाते हैं, राज्यसभा में चले गए हैं, इसके बावजूद चुनाव आयोग में जाना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है तो वहां उनकी जरूरत होती है, वहां उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो कोई राजनीतिक बयान नहीं देते हैं, ना किसी राजनीतिक कार्यक्रम में दिखते हैं। तो ये एक साधारण समझ की बात थी, तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक यात्रा में संजय यादव को लेके जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके नाम से, उनके चेहरे से कहीं वोट नहीं मिलना है, कोई ऐसा वोट नहीं मिलना है जो ऑलरेडी आपको नहीं मिल रहा है। जो वोट अगर वो कहीं से कुछ दूसरा वोट दिला सकते थे तो अलग बात थी, लेकिन वो नहीं, कोई गुडविल भी नहीं दिला सकते हैं। अखिलेश यादव के एक बड़े सलाहकार आशुतोष मिश्रा नाम है शायद उनका, या अभिषेक मिश्रा, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, लखनऊ से एमएलए भी रहे एक बार, तो कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो मिश्रा थे तो एक वैल्यू एडिशन करते थे अखिलेश यादव के साथ, वो एक गुडविल बनाते थे एक दूसरे समुदाय में जो उनका वोटर नहीं था। तो संजय यादव के साथ तो ये एडवांटेज भी नहीं है कि आप कोई दूसरा गुडविल बना दे किसी दूसरी जाति का या दूसरे समुदाय का, आपको तो वही आप वही वोट में राजनीति करेंगे जो वोट ऑलरेडी तेजस्वी यादव के पास है। तो उनको ले नहीं जाना चाहिए था राजनीतिक सभाओं में, अभी भी समय है, उनको पर्दे के पीछे करिए, उनसे रणनीति लीजिए, फीडबैक लीजिए। तेजस्वी यादव खुद डिसाइड करें, तेजस्वी यादव खुद लोगों से मिले, परिवार में एकता बनाए, परिवार के लोगों को एकजुट करें, लालू यादव की सलाह से काम करें। आज भी लालू यादव की सलाह ही उनके काम आएगी, लालू यादव की अपील ही उनके काम आएगी। अगर नीतीश कुमार घूमेंगे ये कहते हुए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और हमको वोट करिए, तो लालू यादव घूम के कह सकते हैं कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, ये मेरा भी आखिरी चुनाव है। तो ये इस तरह के आप परिवार, ऐसे समय में आप परिवार से नहीं लड़ सकते हैं। जब आप चुनाव हो जाए उसके बाद आप लड़ते रहिए। अभी उनकी कोशिश होनी चाहिए है कि ये विवाद किसी तरह से डिफ्यूज हो। रोहिणी आचार्य के प्रति लोगों की बड़ी सहानुभूति है ज्ञानेश्वर जी, बहुत ज्यादा सहानुभूति है, खासतौर से महिलाओं में, हर वर्ग के लोगों में है। तो उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है, उनकी नाराजगी कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, पार्टी के लेवल पर, संगठन के स्तर पर, बाकी दूसरी पार्टियों से लड़ने में और समूचे बिहार की लड़ाई में भी। तो इसको खत्म करना चाहिए है। और अगर जरूरी है कि संजय यादव को आप बंद करें कमरे में, कहें कि आप बंद कमरे में रहिए, आप फीडबैक दीजिए खाली और पब्लिक के बीच में मत आइए, जो डील कर रहे हैं जनता से हम डील करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर होगा तेजस्वी यादव के लिए। तो चलिए देखिए, लालू यादव के घर के भीतर ही आग लग गई है, रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है और इसमें लालू यादव की क्या भूमिका है अभी पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू के बिना यह आग नहीं लगी और यह आग जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं, संजय यादव के खिलाफ है। पहले तेज प्रताप यादव, मीसा भारती बोलती नहीं है लेकिन जानती सब कुछ है उनके भीतर क्या है। और रोहिणी आचार्य ने तो आज एक फेसबुक पोस्ट को इंडोर्स करके अपनी मंशा जाहिर कर ही दी है। तो एनडीए से लड़ने के पहले तेजस्वी यादव को अपने घर में ही लड़ना होगा और देखना होगा, दिखाना होगा कि हम सभी एक हैं। तो बिहार की बातें हम करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।